वेलकम टू डियर फ्रेंड्स इन योर आईबी चैनल। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम उसका क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। जो अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं क्विकली। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ पे चार्ज की प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। चार्ज इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड नेवर इट्स फ्रैक्शन। इट मीन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स का कभी हम फ्रैक्शन नहीं कर सकते, और वो वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, वेयर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन in coulomb and its value is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इज द मिनिमम चार्ज। बिल्कुल आपके पास में चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो चार्ज होता है ना, वही मिनिमम चार्ज होता है। इसके अलावा है ना एक मिनिमम चार्ज और आपका प्रेडिक्ट किया गया है, जिसको क्वार्क बोलते हैं। ठीक है ना, और वो वैल्यू क्या है आपकी, इलेक्ट्रॉन का हाफ, इलेक्ट्रॉन का वन थर्ड एंड इलेक्ट्रॉन का टू बाई थर्ड, जिसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो किया गया था जेलमान के द्वारा। ठीक है ना, बट अभी तक इसको अच्छी तरह से प्रूफ नहीं किया गया। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2004 के अंदर। ठीक है, इसके लिए क्वार्क्स के लिए। ठीक है ना, तो ये क्वार्क है ना, जो ये अभी तक पूरी तरह से डिस्कवर नहीं हुआ है कि मतलब रियल में ये आपका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है चार्ज, बट ओनली डिस्कवर किया गया है। इसको अभी तक प्रूफ नहीं किया है कि ये रियल में आपका मिनिमम चार्ज ये भी होने वाला है क्या। ठीक है, वैसे तो मिनिमम चार्ज हम अभी तक वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, ये जो वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये जो मिनिमम चार्ज आपका डिस्कवर हुआ था, ये कौन से एक्सपेरिमेंट से हुआ था। वो एक्सपेरिमेंट था आपका मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने आपके ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ली थी और उनको थोड़ा चार्ज करके देखा था। तो बार बार उन्होंने कंटिन्यू क्या देखा, चार्ज कैसे मिला था उनको, E2 E3 इस फॉर्म में मिला था। तब उन्होंने उनका एलसीएम लेके देखा, तो वहाँ पे चार्ज मिनिमम जो चार्ज था वो क्या था, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था। ठीक है ना, वन इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज होता है ना, उसी को हम मिनिमम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और बाकी तो आपका जो क्वार्क्स मैंने बोल ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव में ले लेते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज हम पॉजिटिव में लेते हैं। दोनों पे चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है, आफ्टर देन देखो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट शो द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली आपकी डिस्क्रीट नेचर होगी, वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन, थ्री इलेक्ट्रॉन। कंटिन्यूस फॉर्म में कभी आपका चार्ज ट्रांसफर होता ही नहीं है। ठीक है, एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, दोबारा शायद रिपीट हो गया ये। टोटल चार्ज प्लस माइनस एनी होता है ये। ठीक है, ए पार्टिकल या बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट लूज इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज़ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास में कोई पार्टिकल या बॉडी वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। ठीक है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स खोए हैं। अगर आपके पास में कोई पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, तो इट मीन्स उसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स गेन की है, या उसके अंदर प्रोटॉन्स के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्सिस क्वांटिटी में ज़्यादा मात्रा के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है आपकी कंजर्वेशन। चार्ज को ना ही तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, चार्ज को। बट हाँ, एक आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी को उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, ये ऑलवेज कंजर्व होता है, कांस्टेंट रहता है टोटल चार्ज। फिर हमारा आता है कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपको पता है ये दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच जो रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं कुलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि उन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक Q1 Q2 दिया हुआ है फॉर्मूले, हमें तो बस खाली क्विक रिवीजन करना है। वेयर यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, ये ऑलवेज मीडियम पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू आपके मीडियम के लिए हम कंसिडर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड आपके वैक्यूम में इसकी वैल्यू करते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, वेयर एप्स नोट इज द कांस्टेंट एंड नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो। फ्री स्पेस इज वैक्यूम में होता है, जनरली डिनोटेड बाय एयर। प्रैक्टिकली जनरली हम फ्री स्पेस या वैक्यूम को जनरली एयर से ही कंपेयर कर लेते हैं, एयर ही कंसिडर कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इन दो चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं, या फ्री स्पेस की जगह मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन दोनों चार्जेस के बीच, तो हमारे पास में जो मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू होती है एप्सिलॉन नोट इंटू
एप्सन आर, एप्सन आर की जगह आप के भी यूज़ कर सकते हो, कैपिटल के। यहाँ कैपिटल के जो रहेगा ना वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास में जैसे ही आप फोर्स निकालते हो तो हमारे इस बार फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्स नोट इंटू एप्सन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये मीडियम में हो गया। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म आपके एक्स्ट्रा आ गई। इट मीन्स ये फोर्स पूरा वैक्यूम में था, तो इट मीन्स आपके पास में क्या आ रहा है, एफ एम डिवाइडेड बाई वैक्यूम में फोर्स डिवाइडेड बाई एप्सन आर। अब आपको कुछ पता लग रहा हो, इसका मतलब वैक्यूम में जैसे ही हम वैक्यूम की जगह हम जैसे ही मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं दोनों चार्ज के बिटवीन, तो आपका जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था ना वो एप्सन आर टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होती है। एक आपका एप्सन आर इक्वल टू हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सन नोट। दोनों परमिटिविटी होती है ना आपकी, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी, दोनों का रेशियो भी क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर बोल सकते हैं कि आपका जो फोर्स होता है ना वैक्यूम में, जो फोर्स होता है जितने टाइम आपका डिक्रीज होता है वही क्या कहलाता है, उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को दूसरा नेम है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और ये आपका जो एप्सिलॉन आर है ये यूनिट लेस होता है, डे स्टूडेंट ध्यान रखना, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये आपका क्या रहेगा, यूनिट लेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका वही है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, कुलाम्स फॉर्म लिखो। देखो पहले आप ऐसे देख लेते हैं, एफ इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मीडियम के लिए हो गया, ये पूरा फॉर्मूला लिखा हो जो भी बताया था। के की वैल्यू देखो, के का फॉर्मूला आएगी आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। के की वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। के की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 कंसिडर करते हैं, कंडक्टर या मेटल के लिए इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। और जो एप्स नोट होती है आपकी, मैं आपकी वैक्यूम के परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, ये देखो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, सारे फॉर्मूले वगैरह। वेक्टर फॉर्म आपको पता ही है, F12 वेक्टर, इट मीन्स क्या हो गया, Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से जो फोर्स होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। R21 वेक्टर क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका, देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना Q1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, इस डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 से 1 की तरफ चल रहे हो, तो हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर होता है डिस्टेंस क्या रहेगा, R21 वेक्टर। और R21 केप, सॉरी R21 केप को हम कैसे लिखेंगे, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से करके हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है वेक्टर फॉर्म के अंदर, जहाँ पे R21 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर है, जिसको आप पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर में ऐसा क्या होता है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, R21, इट मीन्स 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो आप कैसे करोगे, R1 माइनस R2, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे R21 है तो मैग्नीट्यूड ले ही लिया आप लोगों ने। इसी तरह से F21 वेक्टर, F21 का मतलब क्या हो गया, दूसरे चार्ज पे पहले चार्ज की वजह से फोर्स, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। और यहाँ पे पोजिशन वेक्टर हो गया किधर से किधर, आपका फोर्स है दूसरे पे पहले की, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 की तरफ। तो आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे डिस्टेंस, 2 वेक्टर में से 1 वेक्टर पोजिशन वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इफ़ R1 to K is a unit vector pointing from Q1 to Q2, देन ये देखो इसको आपका यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज दोनों के लिए हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्या होती है आपकी इंटेंसिटी, है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे समझाया था, कहीं पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करती है, आप वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला के रखते हो, वह उस पॉइंट के ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही उस पॉइंट के ऊपर क्या हो गई, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि आपके पास में कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो उस पर जितना फोर्स एक्सर्ट होता है, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही उस पॉइंट के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है। और ये आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। तो फॉर्मूला क्या हो गया, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्टिंग चार्ज जो आप यूज़ करते हो, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या हो गया आपका, न्यूटन पर कूलम। देखो फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो इसकी ऐसा यूनिट में हमें याद रखनी न्यूटन पर कूलम है, जिसका दूसरी वैल्यू को हम ये भी बोलते हैं
वोल्ट पर मीटर, जो कि आपको मैंने समझाई थी कैसे करना है। डिस्टेंस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक और यूनिट मिल जाएगी हमें वोल्ट पर मीटर, या फिर आप याद रख सकते हो न्यूटन पर कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला, इजीली आपको फॉर्मूले से निकालना है। E इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन क्यू। एफ के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, m1 L1 T-2 डिवाइडेड, इसको क्या लिखते हैं हम, A1 T1। तो आप अल्टरनेट सोल्व कर लीजिए, क्या मिल जाएगी, m1 L1 T-3 A-1। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। कैसे निकाली थी हमने, सबसे पहले हमने एक सोर्स चार्ज कंसिडर किया था। इससे आर डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया, जहाँ पे हमें इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला के रखते हैं। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज या आपका जो टेस्टिंग चार्ज है Q0, इस पर कितना फोर्स लगता है, पहले हम वो फोर्स निकाल लेते हैं। इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, बाहर की तरफ। ठीक है, नया फैक्टर, तो वो फॉर्मूला क्या हो गया, K Q0/R²। फिर क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है और हमारे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है। तो आपका जो पॉइंट चार्ज उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला रट लेना बच्चों, E = 1/4π0 Q/R²। यहाँ पे सीधी ट्रिक भी बताता हूँ, देखो मैं आपको कुछ नहीं करना। दो चार्ज की भी जो फॉर्मूला होता है ना फोर्स का, उसमें से एक चार्ज को हटाना है। और कौन सी वाला चार्ज को हटाना है, जो आप लेके आ रहे हो, या जो आपने प्लेस किया टेस्टिंग चार्ज। अब टेस्टिंग चार्ज क्या है, Q0 ऊपर की तरफ मान लो, तो देखो Q0 को भगाना है। ये लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो फॉर्मूला है F/Q0। ये लो सिंपल सा। तो फॉर्मूले के अंदर आपके Q&Q0 रहेगा, Q0 से Q0 कैंसिल कर दो, तो आपके ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो आपका जो सोर्स चार्ज है ना, उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है। एक आपकी डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस जितनी ज़्यादा आप इंक्रीज़ करोगे, आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी ही डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो आपको ये ग्राफ भी याद होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो डिस्टेंस पे किस तरह से डिपेंड करती है। अब आता है कि सर चार्ज के अराउंड अगर हम किसी मीडियम को प्लेस कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1/k टाइम्स हो जाएगी, या 1/ε टाइम्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे के टर्म एक्स्ट्रा है, ये के टर्म है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है ना। तो मीडियम का तो आपको पता ही है, जहाँ भी एप्सिलॉन आ गया बस उसके साथ हमें एप्सिलॉन आर तो लिखना ही है, या के तो लिखना ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, आपको पता ही है। आप है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, आपकी इमेजिन लाइंस होती है, और इनको हम पहचानें कैसे, हम कहीं पे मान लो इलेक्ट्रिक लाइंस है हमारे, मान लो ये इमेजिन इलेक्ट्रिक लाइंस है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला के रखूँगा। यह जिस जिस पाथ को फॉलो करता है, जिस जिस पाथ को फॉलो करता है, उस इमेजिनरी पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, या फिर बोल दो आप, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक इमेजिन लाइन होती है, जिसके किसी पॉइंट पे हम, जैसे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज। वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा क्या होती है, ये टर्मिनेट होती है। ठीक है डिस्टेंस, ये हमें पता ही इन चीज़ों का। दूसरा देखो क्या है, फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग सरफेस लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आपके पास में कोई भी कंडक्टर है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो हमेशा क्या होती है, इसकी नॉर्मली होती है, इसकी परपेंडिकुलर होती है। इसका रीज़न भी है, कल मैंने आप लोगों को पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर क्यों होती है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ये सभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी ऐसे तिरछी नहीं होती, बैंड नहीं होती, हमेशा क्या रहेगी, ये परपेंडिकुलर ही आपकी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर होगा आपका, उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, आपकी सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। अगर आपके पास में कोई नेगेटिव चार्ज है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रेडियली, जैसे हम रेडियस बनाते हैं ना, उस तरह से इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है डिस्टेंस, रेडियली बनाना इस तरह से, मतलब जैसे जैसे आप ऐसे लाइनें बनाते जाओ, देखो स्पेयर बनाते जाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास नज़र आ रही हैं, थोड़ी दूर हो गई या दूर हो गई। इट मीन्स रेडियली में ये भी चीज़ पता लगती है कि जैसे हम दूर जाते हैं चार्ज से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है।
फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हम जब थर्ड यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, हम कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लेते हैं जिसके सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा, तो इन पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वहाँ समझ में आ जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट क्या है आपकी प्रॉपर्टी देखो, दीज लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट अलोंग द लेंथ। अगर लेंथ के अलोंग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांटेक्ट हो रही है डियर स्टूडेंट, तो वो क्या शो करना चाहिए कि आपके जो डिफरेंट नेचर के चार्जेस वो क्या करते हैं, उनके बीच अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, उनके बीच क्या रहती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अगर आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, लॉन्गिट्यूडनल या लेटरली अगर प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो इट मीन्स आपकी क्या हो गई, दो लाइक चार्जेस के बीच क्या होता है आपका, रिपल्सिव प्रॉपर्टी को शो करती है। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी को शो करेगी डिस्टेंस, अगर आपके पास में लाइक चार्जेज है तो, जिससे क्या होने वाला है, इनके बीच में कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलने वाला है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, या जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पहुँच पाती। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट नॉर्मल एरिया एट एनी पॉइंट इंडिकेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। देखो ये वैसे तो फ्लक्स में आएगा आपके पास में, आपने क्या किया, एक कोई यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया, मान लो ये है, ये मैंने बोल दिया ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। इसके परपेंडिकुलर आपकी कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। और यही इंडिकेट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, मालूम मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हो गई। और जो टोटल नंबर ऑफ आपकी लाइन्स हैं ना, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे हम गाउस लॉज के अंदर, जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन ये हो गई, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासेज नॉर्मली एट यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया के नॉर्मली आपकी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, फॉर ए चार्ज्ड स्पेयर दीज लाइंस आर स्ट्रेट एंड डायरेक्टेड अलोंग रेडियस। बिल्कुल आपके पास में कोई भी चार्ज स्पेयर हो गया, देखो मान लो ये चार्ज स्पेयर हो गया, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है और डायरेक्टेड अलोंग रेडियस की फॉर्म में होती है आपकी, इस तरह से, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, या अगर नेगेटिव जो चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दीज में बी ओपन और क्लोज कर्व, दीज में बी ओपन और क्लोज कर्व, दे आर नॉट नेसेसरी क्लोज थ्रू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज में बी ओपन और क्लोज करो, ध्यान रखना यहाँ पे जो क्लोज करो ना, ये क्लोज पाथ नहीं बनाती है, ये हमेशा ओपन रहती है। क्लोज करो ओनली आपकी क्या बनाती है, मैग्नेटिक लाइन से बनाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मिस प्रिंट आप ये लिखोगे, ये ऑलवेज क्या होती है आपकी, ओपन रहती है, क्लोज फॉर्म कभी भी नहीं बनाती। ठीक है, ये कभी भी आपके दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ। लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पीड स्पेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। ये आपको पता है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल है और इक्वली डिस्प्लेस्ड है इस तरह से, तो इस फील्ड को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टूडेंट्स से आपको पहले बता चुका हूँ मैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टेंजेंट टू कर्व और द पॉइंट सोज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है, या लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसकी किसी पॉइंट के ऊपर आप जैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो ये भी तो प्रॉपर्टी है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक लाइन है और उस इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है, दो इक्वल चार्जेस का और दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है जो स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्यू ईच सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एल कंस्टिट्यूट ए इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो कब कंस्टिट्यूट करेंगे वो, जब आपके दो चार्ज होंगे मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे,
बट नेचर में कैसे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, और एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर क्या रहेंगे, प्लेस्ड रहेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ना आपके सेपरेट रहने चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड रहने चाहिए। तो और डायपोल मोमेंट क्या होता है, आपका जो डायपोल बनाने कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, इसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायपोल मोमेंट। और ये क्या होता है, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू एल वेक्टर। आइदर चार्ज में से उसका कोई मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो एल वेक्टर उसकी डायरेक्शन रहेगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इट मीन्स आपकी पी वेक्टर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट क्या हो जाएगी, अभी हमने बोला है Q इंटू एल, तो ये हो गया कुलाम इंटू मीटर। तो डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो क्या रहेगी, डिस्टेंस है कुलाम मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, कुलाम क्या होता है A1 T1, और लेंथ क्या हो गई L1। तो हमारे पास में हो गया M0 L1 T1 A1। ये लो डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया, सिंपल सा है। फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल के एक्सिस पे फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अच्छे से निकाला भी था, पूरा डेरिवेशन किया था, 2 K P/r³। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो ये एक्सिस के ऊपर निकाला था हमने। ठीक है ना, 2 K P, जहाँ पे के क्या है आपका, आपका जो प्रपोर्शनल कांस्टेंट होता है ना, फ्री वैक्यूम के लिए तो हम लेते हैं 1/4 पाइप्स नॉट, और मीडियम के लिए लेते हैं 1/4 पाइप्स नॉट। अगर आपके पास में इक्वेटोरियल लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है आपकी, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो कि इसके डायपोल के सेंटर से पास होती है। ठीक है, ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन, इसके किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था, ओनली K P/r³। के की वैल्यू 1/4 पाइप्स नॉट रख दो, ये देखो फॉर्मूला। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम सेम है, यहाँ से इधर एक्सिस पे, यहाँ से इधर इक्वेटोरियल लाइन पे, तो एक्सिस पे और इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन था, 2:1 का रिलेशन रहता है। आपके डबल होती है एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। कब, जब आपका सिस्टम एज इट इज़ ऐसा कैसा होना चाहिए, और उन आप एक्सिस के ऊपर और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर वो पॉइंट कंसिडर करते हो, यहाँ भी आर डिस्टेंस के ऊपर, इधर भी आर डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो आपके पास में 20 N/कूलम है, तो यहाँ रहेगी ओनली 10 N/कूलम। ठीक है, इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना। फिर आता टॉर्क कैसे लगेगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, आपके पास में कोई एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप उसमें किसी डायपोल को रखते हो, तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, हमेशा उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, जीरो। वाई, जैसे ही हम डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट दोनों फोर्सेज क्या मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो। तो पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी कि आपका डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सिचुएशन में रखा हुआ हो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि सर दोनों जो फोर्सेज है ना, ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और अपोजिट डायरेक्शन में, बट ये कोलिनियर नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है। और जब एक ही लाइन पे नहीं है, तो आपके जब सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और कोलिनियर नहीं होते हैं, तो वो कंस्टिट्यूट करते हैं फोर्स कपल। और वही कपल क्या करता है, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक टॉर्क जनरेट करवाता है, इट मीन्स इसको रोटेट करवाता है। कब तक रोटेट करवाएगा, जब तक आपके दोनों फोर्सेज कोलिनियर नहीं हो जाती। इट मीन्स जबकि आपका चार्ज प्लस क्यू यहाँ प्लेस हो जाएगा और माइनस क्यू चार्ज यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये अलाइन होने की कोशिश करता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये अलाइन हो जाएंगे, तब आपका टॉर्क खत्म हो जाएगा। तो इट मीन्स आप जब भी किसी थीटा एंगल के ऊपर डायपोल को रखते हो, तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क के लिए क्या कंडीशन होती है, सर दोनों फोर्सेज में जो आपके फोर्स कपल बने ना, उनमें से दोनों फोर्सेज में किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उन दोनों फोर्सेज के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी। देखो ये थीटा, तो ये भी थीटा, थीटा हो गया, ये लेंथ मान लो एल है, तो आपको पता लग रहा होगा ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एल साइन थीटा। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास एल साइन थीटा हो गई, तो हम टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स कितना है, क्यू इंटू ई एल साइन थीटा, एंड क्यू इंटू एल क्या होता है, पी।
तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ रहा है, पी ई साइन थीटा। ठीक है डिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन था, हम इजीली निकाल लेते हैं। डायग्राम बनाना चाहिए, थोड़ी बहुत थ्योरी आनी चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। दो फोर्सेज है, किसके डायरेक्शन में लग रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू दोनों फोर्स के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। इस तरह निकाल के हमारे पास में टॉर्क आ गया। और टॉर्क क्या करेगा आपका, इस डायपोल को रोटेट करवाएगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है कि सर ये जो टॉर्क है ना, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन किधर होएगी। ये देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों क्या है, मान लो एक ही प्लेन के ऊपर है। तो आपका देखो पी से ई की तरफ आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, उसकी जितनी भी अंगुलियां हैं उन अंगुलियों को पी से ई की तरफ रोटेट करना है। तो आपको जो अंगूठा है, इरेक्टेड थंब है, वो किस डायरेक्शन में, देखो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पी से ई की तरफ अंगुलियों को रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा थंब नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर ये मान लो आपका पेपर है, ये पेपर का प्लेन है, तो अंगूठा देखो आपका नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे टाउ की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। स्टोन किधर है, डाउनवर्ड। तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं, राइट हैंड रूल से निकालते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इसके केसेस क्या होते हैं। आपका ये टाउ मैक्सिमम कब होएगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। इट मीन्स आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होगा। और मिनिमम कब होगा, थीटा इक्वस टू 0 डिग्री पे एंड थीटा इक्वस टू 180 डिग्री पे। थीटा इक्वस टू जीरो को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और 180 डिग्री वाला जो आपका स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो स्टूडेंट्स, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म में तो सब जगह सेम होता है, बट यहाँ डिफरेंट डिफरेंट। और मान लो मैंने यहाँ डाइपोल को रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस वाले चार्ज पे तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा QE2, और यहाँ पे फोर्स लगेगा QE1। अब देखो स्टूडेंट, दोनों फोर्सेज क्या आपके सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कि अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के। अब सेम मैग्नीट्यूड के नहीं है तो आपका डायपोल ना डिफरेंट से ट्रांसलेशन मोशन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स आपका किसी न किसी डायरेक्शन में लगने वाला, और वो डिपेंड करता है कि दोनों फोर्सेज में से कौन सा फोर्स आपका ग्रेटर है। अगर मान लो E2 ग्रेटर है तो आपका फोर्स इधर लगेगा, अगर आपका E1 ग्रेटर है तो आपका फोर्स इधर लगेगा। इट मीन्स यहाँ रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी होने वाली है। जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली क्या होती है, रोटेशनल मोशन ही होती है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती, बिकॉज वहाँ रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। बस ये चीज़ देखनी है अपने को। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू आपका जो टॉर्क है, सॉरी, टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी इंटू, हाँ एफ क्या हो जाएगा, सॉरी एफ है ना, यहाँ पे फोर्स बदलने वाला है। तो ये आपका उसके अंदर है, उस फॉर्म में है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो वेरिएबल है, तो डी ई वेक्टर अपॉन डी आर इंटू पी वेक्टर है। तो आपको इतना जनरली याद नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी मोशन वाले हैं। आपका रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, और डाइपोल रोटेशन मोशन के साथ साथ यहाँ पे क्या करेगा, आपका ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, देखो ऑन द काउंट ऑफ नेट फोर्स अपॉन डाइपोल इट अंडरगोज द लीनियर मोशन। देखो लीनियर मोशन भी कर रहा है, और साथ साथ आपका ये अंडरगोज रोटेशन मोशन भी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपकी यूनिट थी इसको मैंने क्विकली रिवाइज करवा दी है। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ थी काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।